गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अब आपको मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित मंत्र कहानी के विषय में समझाऊंगी, कहानी बताऊंगी कि लेखक ने इसमें क्या लिखा है। ये जो मंत्र कहानी है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित मर्म स्पर्शी कहानी है, जिसमें विरोधी घटनाओं तथा मानवता की भावनाओं का चित्रण करके कर्तव्य बोध का ज्ञान कराया गया है। अपने कथा साहित्य में युगांतकारी परिवर्तन करके एक नए युग का सूत्रपात मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। मंत्र के अनुसार बूढ़े भगत की अंतर्द्वंदिता, वेदना, कर्तव्य निष्ठा पाठकों के मर्म को छू लेती है। इसी कारण पाठक जो है मंत्रमुग्ध होकर संपूर्ण कहानी को पढ़ता चला जाता है। मंत्र बूढ़े भगत की कहानी है। एक समय संध्या के समय जब डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए जा रहे थे, तब बूढ़ा भगत जो है अपने मृत प्राय पुत्र को लेकर वहाँ आता है और उनसे अपने पुत्र को देखने का आग्रह करता है। लेकिन डॉक्टर चड्ढा उसे ये कहकर टरका देते हैं कि ये समय उसके आमोद प्रमोद का है और वो गोल्फ खेलने के लिए जा रहे हैं। बूढ़ा भगत लाख दुहाई देता है, लेकिन डॉक्टर चड्ढा अनसुनी करके गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि भगत का जो पुत्र था, 7 साल का पुत्र, वो इस संसार से परलोक सिधार गया। वो अपने माता पिता का इकलौता सहारा था। उसके माँ बाप उसी का मुँह देखकर जीते थे। उस पुत्र के मृत्यु को प्राप्त होते ही उनके जीवन का मानो सब कुछ नष्ट हो गया। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर मानो अंधकार में 8 स्वर में विलाप करने लगी। कई वर्ष गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब नाम और यश कमाया, अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा की। उनका हर काम प्रत्येक समय पर होता था। उनके एक लड़का और एक लड़की ही थी, तीसरी संतान नहीं हुई थी। इसलिए श्रीमती जो चड्ढा थी वो अभी भी युवा ही प्रतीत होती थी। उनका लड़का कॉलेज में पढ़ता था, लड़की का विवाह हो गया था। लड़का बहुत ही रसिक, उदार, विद्यालय का गौरव था, युवक समाज का प्रतिनिधित्व करता था। उसके मुख पर सूर्य का तेज छाया हुआ था। आज उनके पुत्र कैलाश की 20वीं सालगिरह थी। सांझ का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के नामी गिरामी व्यक्ति सालगिरह में सम्मिलित होने के लिए उपस्थित हुए थे। नाटक चल रहा था और कैलाश, जिसको सांप पालने का चस्का लगा हुआ था, वो सांपों को पालता था और उनके साथ खेला करता था। कैलाश की जो प्रेमिका थी मृणाली, उससे सांप दिखाने के लिए आग्रह करती है। मृणाली और कैलाश दोनों ही सहपाठी थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे। कैलाश को सांपों के पालने, खिलाने और नचाने का शौक़ था। तो मृणाली जब उससे आग्रह करती है तो पहले तो वो मना करता है, लेकिन बार बार कहे जाने पर वो दिखाने लगता है और वो सांप का मुंह खोलकर उसको दिखाता है। तो सांप का जब वो मुंह खोलता है तो उसके विषैले जो दांत हैं वो सबको दिखाई देने लगते हैं। कैलाश और जोश में आकर सांप की गर्दन को कसकर पकड़कर उसका मुंह खोल देता है। उसके जहरीले दांतों को दिखाते हुए कहता है कि जिन भी सज्जनों को इस बात का शक है कि मैंने सांप के दांत तोड़ दिए हैं, तो वो अपने इस शक को निराधार जान लीजिए और इसके दांतों को देख लीजिए। उनके शक का निराधार कर कैलाश ने उसकी गर्दन को ढीला किया, लेकिन जैसे ही कैलाश ने सांप की गर्दन को ढीला किया, सांप जो है उसको उंगली पर काट लेता है, क्योंकि अब तक कैलाश ने कभी भी किसी भी सांप के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। जब
सांप को काटते हुए उसके मित्र कर देखते हैं तो मित्रों का जो समूह था उनमें मानो हलचल मच जाती है। बाहर महफिल में भी जब खबर होती है तो डॉक्टर चड्ढा दौड़ कर आते हैं, उसकी उंगली को कसकर बांध देते हैं और जड़ी पीसने के लिए दे देते हैं। डॉक्टर चड्ढा हालांकि जड़ी देने के कायल नहीं थे, वो चीरा लगाना चाहते थे, लेकिन कैलाश ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। उसने जड़ी खाई, लेकिन सांप इतना जहरीला था कि विष का प्रभाव उसके ऊपर चढ़ने लगा, उसकी आंखें झपकने लगी और धीरे धीरे वो मूर्छित अवस्था में आ गया। सारे मेहमान आ गए, लेकिन कैलाश की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। कैलाश की तबीयत जो है वो धीरे धीरे खराब होती चली गई। एक क्षण ऐसा आ गया कि उसका मुख जो है वो मलिन पड़ गया। मौत के जितने भी लक्षण होते थे वो सब कैलाश के मुख पर दिखाई देने लगे। तभी किसी ने सलाह दी कि कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है कि इसकी जान बच जाए। एक मुसलमान सज्जन ने समर्थन किया कि अरे साहब, कब्र में पड़ी लाशें तक मंत्र के प्रभाव से जिंदा हो जाती है। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरे अक्ल पर तो पत्थर पड़ गया है, जिसको जो सुझाई देता है वो करे। एक महाशय किसी झाड़ने वाले का परिचय जानते थे, दौड़कर उसको बुला लाए, लेकिन कैलाश की स्थिति देखकर उस झाड़ फूक करने वालों को अपना मंत्र उस पर चलाने की हिम्मत न हुई। वो कहने लगा कि अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। लेकिन उसने ये नहीं, अरे मूर्ख, तब उसका प्रतिवाद करते हुए कहते हैं, लेखक भी कहते हैं कि अरे मूर्ख, ये क्यों नहीं कहता कि जो कुछ नहीं होना चाहिए था वो हो चुका। अर्थात कैलाश को असमय इस अवस्था में नहीं आना चाहिए था, लेकिन वो हो रहा है। जो कुछ होना चाहिए था वो कहाँ हुआ। कैलाश के माता पिता अपने एकमात्र पुत्र के शीश पर सहरा बंधा हुआ देखना चाहते थे, उसके विवाह के मंगल गीतों का गान करना चाहते थे। क्या वो ऐसा कर पाए? मृणालिनी, जो कि कैलाश की प्रेमिका थी, जिसके हृदय में उसको वर्ण करने का पुष्प जो है वो विकसित हो रहा था, क्या वो पुष्प पूरी तरीके से रंजित हो उठा, खिल सका? उसके मन का मयूर क्या आनंद के कारण नाच पाया? उसके जीवन के क्या सभी स्वप्न पूरे हो सके? नहीं। उसकी जो जलमग्न नौका थी वो बीच में ही डूबने लगी। जो ना होना चाहिए था वो हो गया। जैसा पहले था हरा भरा मैदान, आज भी वैसा ही था, लेकिन जो रौनक वहाँ होनी चाहिए थी वो नहीं थी। किसी ने जाकर भगत को सूचना दी। भगत अंतर्द्वंद से ग्रस्त हो गया। बार बार उसके मन में एक ही भाव आ रहा था कि ये उसी डॉक्टर चड्ढा का पुत्र है जिसने मेरे पुत्र को देखने के लिए मना कर दिया। अब मेरा 7 पुत्र देखते ही देखते, जो कि मेरे आंखों के सामने गुजर चुके थे, 6 पुत्र पहले और 7 का भी, वो इन्हीं डॉक्टर चड्ढा की लापरवाही से काल कल्पित हो गया। लेकिन वो उसने संपूर्ण जीवन लोगों के प्राणों की रक्षा की थी, इसीलिए वो अंतर्द्वंद से ग्रस्त हो गया। अंततः जीत जो है वो नेकी की हुई। भगत जो है डॉक्टर चड्ढा द्वारा किए गए अपने प्रति कर्म को भुलाकर अपने जीवन को यथार्थ करने के लिए, सार्थक करने के लिए डॉक्टर चड्ढा के घर आता है। और जब उसके पुत्र को देखता है तो देखने के साथ ही वो सबसे कहता है कि पानी भर भर कर लाओ। लोग पानी भर भर कर लाते हैं और मृणालिनी भी कलसा भरकर कैलाश के पास आकर खड़ी हो गई। मंत्र फूकते जाते हुए, पानी को बहाते हुए वो भगत जो है वो मानो मृत प्राय कैलाश में प्राण फूक रहा था। वो मंत्रों का उच्चार करता जाता और बीच बीच में उसको एक बूटी सुंघा देता। ना जाने कितने घड़े पानी जो है भगत ने कैलाश के ऊपर डाल दिए और मंत्र फूकते गए। धीरे धीरे जैसे ही सुबह ने अपनी लालिमा चारों ओर फैलाई, कैलाश ने भी अपनी लाल लाल आंखों को खोल दिया। अंगड़ाई लेते हुए उसने पीने के लिए पानी मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर उसे अपने गले से लगा लिया। उसकी पत्नी ने भी, नारायणी ने भी दौड़कर कैलाश को अपने गले से लगा लिया और भगत के पैरों में गिर पड़ी। मृणालिनी कैलाश से पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है? चारों ओर खबर फैल गई कि डॉक्टर चड्ढा का पुत्र जो है वो बच गया।
और फिर जो है डॉक्टर चड्ढा को भगत का होश आता है। वो पूछता है कि वो बूढ़ा कहाँ गया। तो नौकरों ने कहा अभी तो यहीं बैठे चिलक भी रहा था, तंबाकू मांगी थी और अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा। चारों ओर भगत की तलाश होने लगी, लेकिन भगत जो है लपका हुआ अपने घर चला जा रहा था। जब मेहमान लोग चले गए तब चड्ढा ने अपनी पत्नी से कहा कि बुढ़ा ना जाने कहाँ चला गया, एक चिलम एक तंबाकू तक का रवादार नहीं हुआ। नारायणी ने कहा कि मैंने सोचा था वो उसको बहुत बड़ी रकम देकर विदा करूंगी, लेकिन चड्ढा कहने लगे अपनी पत्नी से कि रात जब वो आया था तब मैंने उसे नहीं पहचाना, लेकिन अब मुझे याद आ रहा है कि ये अपने एक मरीज को दिखाने के लिए आया था, लेकिन मैं खेले जा रहा था इसलिए उसके मरीज को देखने से मना कर दिया। अब मैं उसको खोज कर निकालूंगा और अपने अपराध की उससे क्षमा मांगूंगा। वह कुछ लोग नहीं, वह यह जानता हूँ उसका जन्म यश के वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे भी एक आदर्श दिखाया। अब मैं जीवन पर्यंत उसके ही समान सज्जनता का पालन करूँगा।